हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का बिल्कुल वायरल पेपर बताएंगे। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में है और उनका क्लास 10 जो है साइंस हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर वो दे रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम आप सभी को क्लास 10 साइंस का एक ऐसा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर बताने वाले हैं जो कि आप सभी का सबसे वायरल पेपर है। अगर जितने भी बच्चे इस पेपर को विज्ञान का मत तैयार कर लेंगे वो अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा में विज्ञान में बिल्कुल टॉपर बन के आएंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, और ये अगर आप लोग ये पूरे पेपर को अच्छे तरीके से तैयार कर लिए तो आप लोग पूरे के पूरे नंबर बिल्कुल छाप करके आओगे, क्योंकि यहाँ पे हम जो आप सभी को क्लास 10 साइंस का ये अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर बताएंगे, ये आप सभी का सभी जिलों में यही पेपर जो है आ रहा है। यही पेपर सभी जगह वायरल हो गया है और सभी स्कूलों में यही पेपर बिल्कुल मिलेगा आप सभी को। ठीक है, तो जितने भी बच्चे इस पेपर को देख करके, साइंस के पेपर को देख करके जाएंगे, वो पूरे के पूरे जितना नंबर का है पूरा नंबर बिल्कुल छाप करके आएंगे, लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे हम आप सभी को पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे अनुक्रमांक और यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा। इसमें समय 3 घंटे 15 मिनट का आपको दिया जाएगा और ये पूर्णांक 70 का रहेगा, और कहीं कहीं आपको 80 और 90 को भी देखने को मिल जाएगा। तो इसको पूर्णांक को लेकर आपको घबराना नहीं, क्योंकि ये कहीं कहीं जो है अलग अलग आ जाता है। अगला देखिए, यहाँ पे निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो इन 15 मिनट में आपको इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से जरूर पढ़ लेना है। इसमें सबसे पहले देखिए आपका खंड अ है, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें जो है 20 अंक का बहुविकल्पी क्वेश्चन और 50 अंक के वर्णनात्मक क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद हम आपको बता दें कि जितने भी बच्चे जो है अभी जिनका भी हाल फिलहाल एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, उनके लिए ये पेपर 100% इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जिनकी एग्जाम हो चुकी है ना, वो भी इस पेपर को देखेंगे, क्योंकि 20% क्वेश्चन इसी पेपर से आपकी बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये पेपर इतना वायरल है। इसी पेपर से आएगा आपकी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन। तो जिन बच्चों का पेपर हो चुका है हाल फिलहाल, वो भी इस पेपर को देखें, क्योंकि 20% तैयारी आपका बोर्ड एग्जाम का ये पेपर करा देगा। ठीक है, और बाकी जिसकी नहीं हुई है उसके लिए 100% इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही पेपर आएगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, और सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। तो सबसे पहले कि आपका जो ये साइंस होता है ये 3 पार्ट में बटा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो तीनों से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि प्रिज्म के द्वारा विचलन अधिकतम होता है, इस तरीके से क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहला है देखिए बैगनी रंग का, हरे रंग का, पीले रंग का या लाल रंग का। यानी जब प्रिज्म इस तरीके से होता है ना, उसमें जब ऐसे श्वेत प्रकाश की किरणें डालते हैं तो वो क्या करता है कि ऐसे 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे 7 रंग है उसमें से पूछ रखा है कि विचलन अधिकतम किसका होगा। ठीक है, तो अधिकतम जो विचलन होगा वो बैगनी रंग का होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड दिया है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मापक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है पूछ रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जिसमें से ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। वेबर बटे मीटर स्क्वायर ये होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, या अगर इसमें टेस्ला होता ना तो टेस्ला राइट हो जाता। अगला है क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड, एक उत्तल दर्पण उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। यानी उत्तल दर्पण से बना जो आवर्धन होता है वो क्या कितना होता है, 1 से अधिक होता है, 1 से कम होता है, 1 के बराबर होता है, या 1 से अधिक या कम होता है। ठीक है, तो देखिए वो जो होता है ना वो 1 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है पहला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 दिया है, जो बहुत ही वायरल क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी अक्सर पूछा जाता है। स्वस्थ जो है स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, कितनी होती है? 25 सेमी, 50 सेमी, 75 सेमी या 100 सेमी। ठीक है,
तो वो होता है 25 सेमी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। कभी कभी दे देता है कि 25 मीटर, तो ये और 25 सेमी दे देता है, ठीक है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये आंसर नहीं रहेगा, सेमी में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर देखिए 5वां, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए उपयुक्त किया जाता है, यानी कौन सा लेंस उसको उपयुक्त किया जाता है। बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो सबसे पहले कि हम लोग दर्पण वाले को काट देते हैं, क्योंकि दर्पण का तो यूज ही नहीं होगा, इसमें लेंस का यूज होगा, ठीक है। तो किस लेंस का यूज होगा, तो वो होगा अवतल लेंस के लिए, क्योंकि ये ट्रिक याद कर लो आप लोग, ना और दू, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के लिए यानी अवतल लेंस का यूज होगा, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का यूज होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर देखिए 6, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, कौन से यानी दर्पण का जो है दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस की, ठीक है। तो वो होता है उत्तल दर्पण की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 दिया है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ पर पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी, वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो आप सभी लोग इसका सूत्र जानते ही होंगे कि क्या होता है, कि यानी कि यहाँ पे होता है r बराबर 2f, ठीक है। r बराबर क्या होता है 2f होता है। इसी पर अब आप सभी को लगाना है। यहाँ पे देखिए, यानी कि इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो, f बराबर r/2, ऐसे भी इसको लिख सकते हो आप सभी लोग। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यानी इसी सूत्र को हमने इस तरीके से लिखा है। अब एक उत्तल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी 10 सेमी दिया है, यानी फोकस दूरी की मान दे दिया है और हमें वक्रता त्रिज्या r की मान निकालना है। तो r बराबर 2 इंटू इसका मान दिया है 10, तो इसका आप लोग इसमें गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 20। तो r बराबर क्या प्राप्त होगा 20 सेमी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला है देखिए उपखंड ख स्टार्ट होता है, जो कि आप सभी के रसायन विज्ञान से रिलेटेड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अधातु है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो अधातु है, ठीक है। तो वो है, आप सभी को बता दें कि ये HE यानी कि हीलियम जो है ये अधातु है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का। 9 क्वेश्चन है कि एथिलीन क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया करके क्या देता है, यानी क्या बनाता है। तो वो जो बनाता है वो जो है ग्लाइकाल बनाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी का आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और बाकी अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पे ना क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट के वायरल पेपर के वीडियो बन चुकी है हाल फिलहाल, और बोर्ड एग्जामिनेशन का असली पेपर बिल्कुल। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे तो चैनल पे हमारे विजिट करके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर दिया, वहाँ से देख लीजिएगा। इस वीडियो के लास्ट में हम प्लेलिस्ट लगा देंगे, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। अगला देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जो है धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस देती है, ठीक है। तो कौन सी धातु है, तो वो है सोडियम यानी Na। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए है कि बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है, 7 इलेक्ट्रॉन वाला जो तत्व है वो अधातु होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कार्बन परमाणु की संयोजकता है। कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है वो कितना होती है 4 होती है, ठीक है। क्योंकि कार्बन परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है, तो इसका हम 2 और 4 लिखेंगे। तो ये जो लास्ट वाला है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये 4 है यही इसकी संयोजकता कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है ना वो 2 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर उपखंड ग, जो कि जीव विज्ञान से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को कैसे रोकेंगे हम सभी लोग, तो वो है वृक्षारोपण के द्वारा, यानी हम सभी को पेड़ पौधे लगाना पड़ेगा, तभी ये जो मृदा अपरदन है ये रुकेगा। मृदा अपरदन का मतलब मिट्टियों के कटाव, ठीक है। और पेड़ पौधे क्या होते हैं, उनके जड़े मिट्टियों को ऐसे जकड़े होते हैं जिसके कारण मिट्टी बहती नहीं है पानी के जो कारण, ठीक है, बाढ़ के पानी की, बारिश के पानी जो बाढ़ होता है उससे। तो इस तरीके से वृक्षारोपण करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 15। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि किसकी रूपांतरित रचना है? तो किसकी रूपांतरित रचना है? तो वो है जो है त्वचीय ग्रंथिया के। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली क्रिया है? कौन सी क्रिया है जो वायु प्रदूषण को कम करती है? तो वो है प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, सूत्र इसका क्या है, ये भी आपके पेपर में आएगा, ठीक है, इसको भी तैयार कर लेना। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है वही एवं अंतःस्रावी दोनों है, यानी बाह्य और अंत दोनों है, ऐसा कौन सा ग्रंथि है? तो वो है अग्नाशय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। पीत रस का जो है श्रवण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा और बोर्ड में भी। पित्ताशय से, यकृत का अग्नाशय से या अमाशय से, ठीक है, तो वो है यहाँ पे यकृत से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 19। तो एक पुष्प के स्थिकेसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो वो वर्तिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन 20वां है। जठर रस स्रावित होता है, जठर रस कहाँ से स्रावित होता है? तो वो अमाशय में स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन है, आप सभी लोग सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। बाकी इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारी मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने आप सभी को टोटल 20 क्वेश्चन बताया। अगर ये 20 क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लेते हो तो आपका 20 नंबर एग्जाम में बिल्कुल पक्का है, ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। तो पूरा आप लोग तैयार कर लो, बाकी 10 नंबर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला देखिए, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है जो कि खंड ब है और यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न है। तो देखिए, खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न में उपखंड क दिया, यानी सबसे पहले ये जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ये आप सभी का भौतिक विज्ञान से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पहले का क क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण वस्तु के बने प्रतिबिंब का किरण आरेख आप सभी को यहाँ पे खींचना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए, आपके पेपर में ना ये किरण आरेख खींचने के लिए जरूर आता है, जिससे उत्तल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण आ गया, कभी कभी ये भी दे देता है कि जब वस्तु को फोकस होकर केंद्र पे रखते हैं तो वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ बनती है, ठीक है। तो ये सब चीजें दे देता है, तो आप लोग इसको जरूर तैयार कर लेना। अब देखिए, ये उत्तल दर्पण है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण जो है किस तरीके का होता है। तो यहाँ पे देखिए, अभी ये जो है गोली दर्पण का कटा हुआ भाग है, जब इस पे ऐसे हम कलई पीछे कर देते हैं तो ये दर्पण बन जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। इस तरीके से यहाँ पे उत्तल दर्पण ही पूछ रखा है। अब यहाँ पे देखिए, इसके बीचों बीच जो जाती है ये मुख्य अक्ष है, इसके जो बीचों बीच जाती है, इसको 2 भागों में बांटती है, ये मुख्य अक्ष हो गया। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई ऐसे वस्तु रखी गई है, यहाँ पे ये आपको पेंसिल से बनाना है, ठीक है। हम यहाँ पे पेन से बना दिया, आपको पेंसिल से बनाना है। तो यहाँ पे क्या है, कोई वस्तु रखी गई है। अब यहाँ से वस्तु से 2 किरण आरेख जाएगा। पहला किरण आरेख ऐसे गया, जो इस तरीके से यानी दर्पण से होकर के गया, और यहाँ पे क्या है, और उसके बाद दर्पण से टकराने के बाद ये क्या हुआ, इस तरीके से ये फिर से ऐसे अब जो है अब परावर्तित हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये परावर्तित हो गया। अब इसको हम जब आगे की ओर ऐसे मिला रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है, ऐसे इसको मिला रहे हैं तो ये फोकस से होकर ऐसे जा रहा है। उसके बाद देखिए, एक किरण आरेख जो है वो हम यहाँ पे दर्पण का ये ध्रुव पी हो जाएगा, यहाँ से डालेंगे। तो एक किरण आरेख ऐसे वस्तु के ऊपर ही सिरे से हम ऐसे ध्रुव पे डाल देते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये भी यहाँ से ऐसे परावर्तित हो गया। अब इसको जब भी हम ऐसे मिला रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, तो वस्तु का यानी ये दोनों आपस में काट रही हैं, और जहाँ पे ये काटेंगे उसी जगह वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या हुआ कि इस बिंदु पर ये दोनों किरणें आपस में काट दी, इसी जगह वस्तु का प्रतिबिंब बन गया यहाँ पे, और ये सीधा बना हुआ है, ऐसे सीधा बन गया प्रतिबिंब, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, यानी कि यहाँ पे बना था प्रतिबिंब ए और बी था, और यहाँ पे बन गया ए डैश और बी डैश बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये दर्पण जो है ये उत्तल दर्पण है, और बाकी और सभी चीजें आपको पता ही है। ये चीज, ये जो है ये मुख्य अक्ष है,
तो इस तरीके से हो गया। आपको इसी तरीके से देखिए किरण आरेख बनाना है, ठीक है, जैसे हमने बताया ना वैसे ही आपको किरण आरेख बनाना है। इसमें जो है वस्तु यहाँ पे रखी गई है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच में बन रहा है, और ये जो है वस्तु से छोटा बन रहा है, और इस तरीके से आभासी बन रहा है। देखिए इस तरीके से आप सभी को किरण आरेख बनाना है, जैसे हमने आप सभी को बताया, ठीक है। किरण आरेख जैसे हमने डाला वैसे, और उसके बाद यहाँ पे आपको लिख देना है कि ये जो प्रतिबिंब बन रही है ना, ये आभासी बन रही है, ये प्रतिबिंब आभासी बन रही है, और उसके बाद ये सीधा बन रहा है, और ये वस्तु से छोटा बन रहा है, छोटा, ठीक है। तो आप लोग प्रकृति में यही लिख दोगे, बाकी यही आप सभी को बनाना है, और पेंसिल से बनाना है, पेन का यूज आपको नहीं करना है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। अगला देखिए क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ पे ख क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कि ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम आप सभी को लिखना है। तो देखिए ओम के नियम के अनुसार क्या होता है ना, जैसे कि ताप यानी स्थिर ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी जिसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के समानुपाती होता है, ऐसे आप लोग लिख सकते हो। तो यही चीजें आप सभी को लिखना है। बाकी यहाँ पे यानी कि ये V हो गया, ये विभवांतर है, ये किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो इसमें बहता हुआ जो धारा I है उसके अनुक्रमानुपाती है। अब V बराबर इसको हम I इंटू आर लिख देंगे, यानी कि जो यहाँ पे प्रोपोर्शनल को हम हटाए तो एक नियतांक रखे, स्थिरांक रखे हैं जो आर है, और आर जो है वो वस्तु का यानी कि चालक का प्रतिरोध है, ठीक है, ये क्या है, प्रतिरोध है। तो इसको भी आप लोग लिख लेना, बहुत ही ईजी है कि स्थिर ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर जिसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यही चीजें लिख लेना, उसी को ओम का नियम कहते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा दिया हुआ है, 3 ओम प्रतिरोध के 8 प्रतिरोधों को किस मिश्रित समायोजन से जोड़ा जाए कि उनका परिणामी प्रतिरोध 16 ओम हो। तो गणना करके आप सभी को बताना है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको कर सकते हो, अथवा में जो क्वेश्चन है इसको कर सकते हो कि एक प्रोटॉन जिसका आवेश प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण की दिशा में 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गुजरता है, तो प्रोटॉन पे 4.8 × 10⁻−10 न्यूटन का बल आरोपित होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आपका गणना करना है। 4 नंबर का, दोनों में से किसी का आप लोग आंसर लिख सकते हो, ठीक है। इसमें आपका श्रेणी क्रम और जो है समांतर क्रम का जो सूत्र होता है ना, 1/के यानी समांतर क्रम का सूत्र 1/के R बराबर 1/के R1 प्लस 1/के R2 वाला होता है 1/के R3, और वो जो होता है श्रेणी क्रम का वो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसी पर आप सभी को इस सवाल को लगाना है। तो दोनों में से किसी को कीजिए, अथवा वाला जो है इसी को आप लोग कीजिएगा। बाकी इसका जो आंसर आ जाएगा ना, इसका आंसर आ जाएगा यानी कि N1 बराबर आ जाएगा 5 तथा N2 बराबर आ जाएगा 3, यही आएगा। उसके बाद देखिए अथवा वाला क्वेश्चन जो है इसको हम आपको सॉल्व करके बताते हैं कैसे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे मान कौन कौन सा दिया है। यहाँ पे एक जो है प्रोटॉन जिसका आवेश दिया हुआ है, आवेश यानी प्लस का क्यू चार्ज दिया है, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ये दिया हुआ है। और प्रोटॉन का वेग यहाँ पे भी दिया हुआ है। वेग कितना दिया है, ये जो है इसका वेग है। तो यहाँ पे हो जाएगा v बराबर यानी प्रोटॉन का वेग आपको लिख देना आगे, v बराबर 3 × 10⁵ मीटर सेकेंड। उसके बाद दिया है ये 30 अंश दिया है, ये कोण का मान है, तो थीटा बराबर रख दो 30 अंश, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो है ये न्यूटन का बल यानी बल का मान दिया है, तो यह बराबर हम लोग लिखेंगे 4.8 × 10, ठीक है, और न्यूटन यहाँ पे हो गया। अब आपको इसको निकालना है, मान को क्या निकालना है, हमें जो है ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी B का मान हमें ज्ञात करनी है। अब इसको आपको देखिए हल कैसे करना है। तो B बराबर आप लोग सूत्र जानते हुए होंगे, B बराबर या तो B बराबर यहाँ पे F बराबर यानी लॉरेंज के बल का नियम क्या होता है,
यफ बराबर क्या होता है, क्यू भी बी साइन थीटा, यही सूत्र है। अगर ये याद है तो पूरा सवाल चुटकियों में लगा लोगे आप लोग। तो हमें तो बी का मान निकालना है, तो बी बराबर इस सूत्र को हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यफ, ये बी बराबर यफ हो जाएगा और बटे में सभी चीज़ें हो जाएगा जितने भी यहाँ पे दिया है, क्यू वी और साइन थीटा। ठीक है, ये बटे में हो जाएंगे। अब इसी सूत्र पे सभी मान दिए उसको रख दीजिए, बहुत ही ईजी है। बी बराबर यफ का मान कितना दिया है, 4.8 इंटू 10⁻10, तो आप लोग लिख दीजिए 10। उसके बाद बटे में जो मान दिया है क्यू का 106 इंटू 10⁻−19, उसको लिख दीजिए इंटू यहाँ पे भी का मान, बेग कितना दिया 3 इंटू 10⁵, 3 इंटू 10⁵, और उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। तो देखिए साइन जो है 30 अंश का, थीटा का मान 30 दिया है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.5। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग 0.5 ही रख दीजिए और अच्छा रहेगा। अब सभी मान हमने रख दिया, ये तो अब बहुत सरल हो गया, इसको आप लोग भी हल कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको अब गुणा जो है गुणा भाग करनी है। तो देखिए b बराबर यानी हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻10 हो जाएगा और बटे में आप लोग इसका पूरा गुणा कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻14, इतना आ जाएगा ना। तो b बराबर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 गुणित 10⁻4 टेस्ला। ठीक है, ये और यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से ना इसका फाइनल, टेस्ला की जगह आप लोग न्यूटन बटे एम्पियर मीटर भी इसका मात्रक लिख सकते हो। तो आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस मान अगर सूत्र याद है, मान आपको सभी चीज़ें पता है कि हाँ ये इस चीज़ का मान है, तो इस सवाल को चुटकियों में आप लोग लगा लोगे। तो पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 3। निकट दृष्टि से पीड़ित यानी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति केवल 20 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है और दृष्टि दोष को दूर करने में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति एवं फोकस दूरी की गणना कीजिए। उपयोग किए गए लेंस की क्षमता की भी गणना आप सभी को करना है। ये आप सभी का कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। तो चलिए इसका आपको गणना करना है, बहुत ही ये इजी है, आप सभी लोग इसका गणना बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो। तो देखिए कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए और सबसे पहले कि यहाँ पे मान कौन कौन दिया है ना, अगर ये चीज़ें आप लोग लिख दिए तो बहुत इजी होता है, सभी सवाल को आप लोग चुटकियों में हल कर लोगे। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे दिया है 20 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है, यानी कि ये प्रतिबिंब का मान दे दिया है -20 सेमी। प्रतिबिंब आभासी है यानी देख सकता है, तो प्रतिबिंब आभासी है और लेंस के सामने है, इसलिए जो रखेंगे मान वो माइनस में रखेंगे। उसके बाद देखिए सामान्य आंख का जो दूर बिंदु होता है ना वो अनंत होता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए कि सामान्य आंख का दूर बिंदु अनंत होता है। तो यहाँ पे हम दूर बिंदु यानी वस्तु की दूरी को हम रखेंगे u बराबर माइनस का अनंत। ठीक है, अब निकट दृष्टि दोष यहाँ पे रहेगा, यानी निकट दृष्टि दोष में जो लेंस का यूज होता है वो अवतल लेंस का यूज होता है। ठीक है, कौन सी लेंस का, अवतल लेंस का यूज होता है। आगे हमने आपको ट्रिक भी बताया है। अब आपको जो है लेंस के सूत्र से यहाँ पे लिखना है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f जो है मान नहीं दिया है, v का मान दिया है। v का मान कितना दिया है, -20, तो -20 रख दीजिए और -1/के इनफाइनाइट। तो देखिए -1/के इनफाइनाइट का मान 0 रखेंगे, 0 होता है। तो 1/f बराबर 1/के -20 और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा -0। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1/, यानी f बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं, -20 सेमी। तो f का मान आ गया। उसके बाद हमें निकालना है क्षमता, क्योंकि क्षमता भी निकालना है और ये मान माइनस में आया यानी ये अवतल लेंस का इसमें यूज होगा। तो माइनस जो होगा यानी कि क्षमता निकालने का सूत्र P बराबर 1/के f रहेगा।
ये मीटर में, अगर सेमी में निकालना है तो 100 बटा के एफ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम इस वाले सूत्र पे रखेंगे तो P बराबर 1 बटा के एफ का मान कितना आया है -20, तो इसको रख दीजिए -20। अब आप लोग इसको जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे आप सभी के सामने आ जाएगा, ठीक है। पहले किए जाएगा नहीं तो ये हो जाएगा 10, अब फिर भी नहीं गया, 10 में 20 का कहाँ से भाग जाएगा, फिर दशमलव, फिर एक 0 बढ़ाएंगे और फिर ये हो जाएगा 100, और 20 पंचे 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। और ये आ जाएगा इसका डायोप्टर, तो यहाँ पे P बराबर आ गया -0.05 डायोप्टर। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी इस तरीके से आपका ये क्षमता और फोकस दूरी दोनों का मान ज्ञात हो गया। तो पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा और इस एग्जाम में भी पूछा जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे अथवा में, आँख में दूरदृष्टि दोष क्या होता है, इसके निवारण के लिए क्या करना होगा, चित्र बनाकर आपको स्पष्ट रूप से इसको समझाना है, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको तैयार कर लेना, इसको हमने कई बार बताया है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए, दूरदृष्टि दोष यानी यह आंखों का एक दोष है जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। इस दोष में आंख का निकट बिंदु 25 सेमी से दूर चला जाता है। इसमें क्या है, हम आपको एक सरल भाषा में समझा देते हैं दूरदृष्टि दोष। अब देखिए क्या है, दूरदृष्टि दोष में ना, जैसे क्या है कि दूर खड़ा कोई बैल हो, गाय हो, ठीक है, या कोई व्यक्ति हो, अगर वो दूर खड़ा हुआ है, अगर उससे वो व्यक्ति से पूछा जाएगा कि वहाँ पे क्या खड़ा है तो वो उसको बता देगा कि वो बैल है, व्यक्ति है, ठीक है, गर्ल्स है, बॉय है। अगर उसको न्यूज़पेपर पढ़ाया जाएगा या उसको ये मेरी वीडियो दिखाई जाएगी, ठीक है, तो वो बिना चश्मा का इसको नहीं देख पाएगा। अब इससे क्या स्पष्ट होता है कि उसको दूर की वस्तु अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है लेकिन उसको नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, जिसके कारण उसमें दूरदृष्टि दोष है, यानी उसका नेत्र गोला जो है वो 25 सेमी से दूर चला गया है। तो इसी को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण है, इसका कारण क्या, देखिए, नेत्र गोला का छोटा होना और आँख की स्थिर की अभिसारी शक्ति कम होना, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। और बाकी इसको दूर करने के लिए आपको उत्तल लेंस का यूज करना होगा चश्मा में, जिससे कि वो वस्तु उसको स्पष्ट दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो यही चीज़ें आप सभी को लिखना है, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए है यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, किसी लेंस से 20 सेमी दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसका किरण आरेख भी आपको खींचना है। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए चौथा क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे दिया है 20 सेमी। 20 सेमी जो है ये वस्तु की दूरी दिया है, तो माइनस इसको 20 रखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे दिया है कि 2 गुना बड़ा, यानी यम आवर्धन का मान दे दिया है कितना, और ये प्लस में रखेंगे, प्लस में 2, और क्योंकि ये आभासी और प्रतिबिंब आभासी है, तो इस तरीके से हो गया। अब आपको क्या क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पे आप सभी को लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी, किरण आरेख भी खींचनी, तो आप लोग खींच लेना किरण आरेख। बाकी देखिए यम बराबर सूत्र होता है V/U, आवर्धन का सूत्र। यम का मान दिया है 2 बराबर V का मान हमें ज्ञात करना है, U का मान कितना दिया है -20, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम V बराबर क्या लिखेंगे 2, और ये भाग में है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणे में, तो 2 × -20 हो जाएगा। अब V बराबर आ जाएगा यहाँ से -40 सेमी। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी पता चल गई। अब हमें निकालना है फोकस दूरी, 1/F बराबर 1/V और -1/U। यही सूत्र पे हम लोग रखेंगे, यानी लेंस की फोकस दूरी के सूत्र पे। तो यहाँ पे देखिए 1/F बराबर हो जाएगा 1/V का मान कितना आया -40, तो 40 रखिए, -U का मान 20 दिया है तो 20 रखिए। अब 1/F बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये -40 हो जाएगा और उसके बाद ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, +20। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम 40 ही ले लो, तो 40 से कम 40, तो -1 और उसके बाद प्लस ये हो जाएगा 20 दूना के 40, तो ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए चिन्ह जो है 2 का बड़ा है, तो ये इसमें से माइनस
1 जाएगा +2 में से, तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे प्लस का 1/40 आ जाएगा। तो यफ बराबर यहाँ पे 40 सेमी आ जाएगा। इसका यही फाइनल आंसर है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही आपको हल करना है और ये क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है। आप सभी के लिखित रूप से हम आपको दे रहे हैं 100% की ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। आप लोग इसको कीजिए या अथवा वाला जो क्वेश्चन है इस वाले क्वेश्चन को कीजिए। एक कारखाने में 100 वाट के 50 बल्ब और 100 वाट के 200 पंखे, 100 वाट के 50 रेफ्रिजरेटर तथा 2000 वाट के 2 उष्मा भट्टियाँ कार्यरत है। प्रतिदिन बल्ब व पंखे 20 घंटे, रेफ्रिजरेटर 24 घंटे तथा उष्मा भट्टियाँ 10 घंटे कार्यरत रहते हैं। एक माह यानी 30 दिन सभी कार्य दिवस में वे कुल ऊर्जा की गणना कीजिए और ₹5 प्रति यूनिट की दर से 1 माह के कुल भुगतान की भी आपको गणना करना है। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। तो इस तरीके से देखिए दिया हुआ है, ये भी आपका 6 नंबर का है। तो दोनों में से किसी एक को करना। आप लोग पहले वाले को ही कीजिएगा, ये अच्छा है, ठीक है, सरल भी है, इसको आप लोग कीजिएगा। बाकी ये जो है इसका आंसर हम आप सभी को बता दें। तो पहले देखिए इसमें क्या है, प्रतिमा व्यय ऊर्जा आपको व्यक्त करना है। तो ऊर्जा जो आ जाएगा और वो यहाँ पे आ जाएगा 9000, ठीक है, 9000 ऊर्जा व्यय होगी। उसके बाद कुल भुगतान जो है वो 45,000 आ जाएगा, 45,000 कुल भुगतान हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से उपखंड ख से स्टार्ट होता है 5वें का क्वेश्चन। निम्न के IUPAC नाम आप सभी को लिखना है। तो देखिए IUPAC नेम में आप सभी को सबसे पहले कि यहाँ पे जो कार्बन की संख्या है वो कितनी है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, सबसे पहले इसमें 3 जो है जुड़ा हुआ है मेथिल। 3 क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़ा है। तो यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे पहला और दूसरा। तो पहला और दूसरे अंक पर क्या जुड़ा है 3 मेथिल जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है 2, यहाँ पे 2 मेथिल, देखिए 2 मेथिल और प्रोपेनॉल, ठीक है, 2 मेथिल प्रोपेनॉल। तो आप लोग इसको तैयार कर लेना। उसके बाद देखिए ये जो है ये यहाँ पे प्रोपेनोन जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे CO कीटोन समूह जुड़ा है। तो पहला कार्बन, दूसरा और तीसरा, पहले कार्बन को कहते हैं मेथेन, दूसरे को एथेन, तीसरे को प्रो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें ये जो है कीटोन समूह जुड़ा है, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोन, ये हो जाएगा प्रोपेनोन। तो यही हो जाएगा इसका IUPAC नाम। आप लोग इसको तैयार कर लेना। ख क्वेश्चन है, निम्न में आपको विभेद कीजिए, ठीक है, यानी अंतर आप सभी को लिखना है। अंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है, ये पेपर में 100% पूछा जाएगा। खनिज तथा अयस्क में अंतर, भर्जन और निस्तापन में अंतर, ठीक है। तो देखिए खनिज यानी क्या है और अयस्क क्या है, सबसे पहले ये जानना है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस पदार्थ जिनमें धातु और उनके यौगिक के रूप में होती है, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। और अयस्क क्या है, वे खनिज जिनमें धातुओं को आसानी से और लाभदायक तरीके से निकाला जाता है, सभी अयस्क खनिज नहीं होते। यही क्या है, खनिज और अयस्क में अंतर है। और बाकी भर्जन और निस्तापन में भी अंतर तैयार कर लो। भर्जन यानी सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया जिससे वे धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, भर्जन कहलाता है। निस्तापन कार्बोनेट या जो है हाइड्रोक्साइड अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया जिससे वे धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, निस्तापन कहलाता है। यही चीजें है, इसके बारे में अंतर लिख लेना है। 6 नंबर का क क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों को आपको संतुलित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको संतुलित करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना CaOH का टॉइस प्लस CO2 और CaCO3 प्लस H2O, इस तरीके से दिया है। अब देखिए आपको इसको कैसे बैलेंस करना है। तो ये क्या है, ये समीकरण पहले से ही संतुलित है, इसमें आपको जो है कुछ भी नहीं करना, ये पहले से संतुलित है। और सेकंड देखिए CH4 और CH4 दिया हुआ है और उसके बाद O2 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है CO2 प्लस H2O। तो इसको आपको संतुलित करना है। तो देखिए इसको संतुलित करने में बस यहाँ पे 2 कर दीजिए, बस हो गया ये संतुलित। उसके बाद देखिए ख क्वेश्चन है,
अभिक्रिया Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu में अभिकारक तथा उत्पादन के नाम आप सभी को बताना है। इसमें से अभिकारक कौन है और उत्पादन कौन है, ठीक है। तो देखिए अभिकारक जो है, अभिकारक वो है Fe और प्लस CuSO4, ये क्या है, अभिकारक है। और उत्पादन जो है यानी उत्पाद वो FeSO4 प्लस Cu है, ठीक है, यही है। यानी यहाँ पे जो है ना ये Fe और CuSO4 ये क्या है, अभिकारक है, और जो ये रिएक्शन करके प्राप्त हुआ ये आपका उत्पादक होता है, उत्पाद होता है, ठीक है। यही चीज़ें पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बाकी अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। केवल अभिक्रिया का समीकरण आप सभी को देना है अभिक्रिया का। तो देखिए ऊष्मीय अभिक्रिया यानी ऊष्मीय अपघटन, तो CaCO3 इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो ये CaO और प्लस CO2 में विभक्त हो जाएगा। तो यही है इसका रिएक्शन, सिर्फ रासायनिक समीकरण देना, लिखना कुछ नहीं है, तो तैयार कर लो। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर उदाहरण के द्वारा समझाना है तथा एथिलीन के साथ आप सभी को निम्न की रासायनिक अभिक्रिया भी लिखना है, ठीक है। तो आप लोग इसको तैयार कर लेना। जैसे यहाँ पे HBr हो गया, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, O3, ठीक है, ओजोन, उसके बाद OHCl, तो इसका आपको इसकी रिएक्शन भी कराना है। उसके बाद देखिए अथवा में दिया है, निम्न पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। उदासीनीकरण, संक्षारण, साबुनीकरण, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, सभी को तैयार कर लीजिए, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है सभी। उपखंड ग यहाँ से स्टार्ट होता है। 8वें का क क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। इसको हमने कई बार बताया कि लार जो है उसमें टाइलिन पाया जाता है। जो भोजन रहता है उसको वो जो है स्टार्च और माल्टोज में बदलता है, जिससे भोजन चिकना हो जाता है और वो निगलने योग्य हो जाता है, और उसके बाद वो उसको पचाती है। तो इस तरीके से बहुत ही इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है ख, मेरुरज्जु क्या है, इसके द्वारा कौन सा कार्य नियंत्रित किया जाता है और स्पष्ट करना है। 2 नंबर का, तो तैयार कर लेना आप लोग सभी क्वेश्चन को। 9 नंबर का क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जालकों को उदाहरण सहित आपको समझाना है, इसमें आपको चित्र भी बना लेना है, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही वायरल क्वेश्चन, इसके हमने कई बार बताया है, चैनल पे विजिट करके आप लोग देख लेना। और इससे पहले हमने साइंस के पेपर बताए हैं 2-3 पेपर, तो उसमें भी हमने कुछ आंसर बताया, उसको आप लोग जाकर देख लेना। अगला देखिए धमनी और सीरा में क्या अंतर है, और पाल्मोरनी सीरा में किस प्रकार का रक्त बहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकार एवं महत्व का आपको उल्लेख करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा में पराग जो है परागकण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं तथा पर परागण से लाभ क्या है, ये आपको बताना है। और स्वपरागण और परपरागण में अंतर भी तैयार कर लेना है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 11 है, पादप हार्मोन्स किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ऑक्सीन के महत्व को आपको लिखना है। अथवा में मानव के पाचन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है तथा पोषण प्रक्रिया को समझाना है। 6 नंबर का है। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी इस पूरे पेपर की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा पूरे आंसर के साथ। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, और हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी ये पेपर बहुत ही वायरल है, इससे पहले भी हमने 2-3 पेपर तैयार बताया, अगर आप लोग उन सभी को भी तैयार कर लेते हो तो आपका पूरा नंबर बिल्कुल पक्का है। बाकी ये सिर्फ एक मॉडल बताया गया है, ये नहीं कि पूरा यही पेपर आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। ये कि ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें बोर्ड और हल्फिली दोनों में क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। जिससे कोई सवाल है तो उसका मान चेंज हो सकता है, ठीक है, क्वेश्चन को घुमा कर पूछ सकता है। तो इसलिए ये नहीं कि इसी पेपर के भरोसे ही आप लोग चल जाओ, इसके अलावा आप लोग क्वेश्चन बैंक से भी तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे चैनल पे ऑल सब्जेक्ट के वायरल पेपर की वीडियो बन चुकी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट ट्रिक और टिप्स, पास होने की ट्रिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉपी कैसे लिखे, सभी वीडियो बन चुकी। चैनल पे आप लोग विजिट करके देखिए। बाकी जिस टॉपिक की वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइए, हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू।